नमस्कार, डीडी न्यूज के इस सांकेतिक भाषा के विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी वीना। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भाजपा बंगाल में महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को देगी 3,000 रुपए प्रति महीना। घोषणा पत्र में किया गया ऐलान। राज्य में 7वें पे कमीशन के साथ ही अगले 6 महीने में यूसीसी लागू करने का भी बीजेपी का वादा। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने जारी की अंतिम मतदाता सूची। 84,28,000 से अधिक वोटर बढ़े। राज्य में अब 13,39,00,000 से अधिक मतदाता। देश में ईंधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दी जानकारी। पीएनजी और कमर्शियल गैस की सप्लाई के साथ ही 5 किलो गैस सिलेंडर भी आसानी से हो रहा उपलब्ध। नीतीश कुमार की नई पारी की शुरुआत। राज्यसभा सदस्य के रूप में ली शपथ। 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के सियासी सफर में एक और पन्ना जुड़ा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर भड़के बेंजामिन नेतन्याहू। कहा, इजराइल के विनाश की बात बर्दाश्त नहीं। शांति वार्ता पर भारत में इजराइल के राजदूत ने कहा, भरोसे लायक नहीं है पाकिस्तान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज कोलकाता में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर राज्य भाजपा अध्यक्ष तथा सांसद शमीक भट्टाचार्य, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, शांतनु ठाकुर और संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष तापस रॉय भी उपस्थित रहे। अमित शाह ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र किसानों, बंगाल के युवाओं और महिलाओं को नई दिशा दिखाएगा। संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी के 15 साल के शासन से बंगाल के लोग दिल से बदलाव चाहते हैं। ये 15 साल एक प्रकार से बंगाल के लिए, बंगाल की जनता के लिए काल रात्रि के दुस्वप्न समान रहे हैं। सिंडिकेट, गुंडे और घुसपैठियों की नाकचूड़ से तीसरा मैंडेट भी उन्होंने प्राप्त किया। मगर ये 15 साल में जिन आशाओं के साथ ममता जी को बंगाल की जनता ने सत्ता का सुकान दिया था, वो भयभीत है जनता, निराश है और मन से परिवर्तन चाहती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 6 महीने के भीतर पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करेंगे।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 142 सीटों के लिए नामांकन भरने की समय सीमा कल समाप्त हो गई। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज हो रही है, जबकि उम्मीदवार 13 अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण में सबकी निगाहें भवानीपुर सीट पर है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नीतीश कुमार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। गौरतलब है कि नीतीश कुमार पहली बार राज्यसभा के सांसद बने हैं। इस मौके पर नीतीश कुमार के साथ जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, अर्जुन राम मेघवाल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, नीतीश कुमार जी देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है। सुशासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की हर जगह सराहना हुई है। उन्होंने बिहार के विकास में अमिट योगदान दिया है। उन्हें एक बार फिर संसद में देखना अत्यंत प्रसन्नता का विषय होगा। उन्होंने सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनका लंबा राजनीतिक अनुभव संसद की गरिमा को और बढ़ाएगा। राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करने पर उन्हें हार्दिक बधाई और आगामी कार्यकाल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने आज अंतिम मतदाता सूची जारी की। अंतिम निर्वाचक नामावली के अनुसार राज्य में 13 करोड़ 39 लाख से अधिक मतदाता हैं। इनमें 7 करोड़ 30 लाख से अधिक पुरुष मतदाता और 6 करोड़ 9 लाख से अधिक महिला मतदाता है। 13 करोड़ 39 लाख 84,792, 13 करोड़ 39 लाख 84,792। पुरुष मतदाताओं की संख्या है 7 करोड़ 30 लाख 71,061, 7 करोड़ 30 लाख 71,061। ये 54.54% बनता है कुल मतदाताओं का। महिला मतदाताओं की संख्या है 6 करोड़ 9 लाख 9,525, 6 करोड़ 9 लाख 9,525, 45.46%, 45.46% बनता है। तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या 4,206 है। ये 0.01% से कम है। 18 से 19 यानी 18 प्लस और 19 प्लस ये 2 सालों के कोहॉर्ट्स के आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या है 17,63,360, जो 1.32% है। और जेंडर रेशो आज की तारीख में 834 है। उत्तर प्रदेश में अंतिम मतदाता सूची में 84.28 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गए। विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो साहिबाबाद में 82,898 नए मतदाताओं के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद जौनपुर 56,118, लखनऊ पश्चिम 54,822, लोनी 53,669 और फिरोजाबाद 47,757 में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने वाले जिले हैं। अधिक वृद्धि वाले 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र देखें। 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची और 10 अप्रैल आज प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची, तो उसमें सबसे अधिक वृद्धि हुई है 55 साहिबाबाद में 82,898। दूसरे नंबर पर है 366 जौनपुर 56,118। तीसरे नंबर पे है 171 लखनऊ पश्चिम 54,822। चौथे नंबर पे है 53 लोनी 53,679। पांचवें नंबर पे है फिरोजाबाद 97 फिरोजाबाद 97 फिरोजाबाद 47,757 मतदाताओं में वृद्धि हुई है।
देश में ईंधन और रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अहम और अपडेट जारी किया है। सरकार ने साफ किया है कि भारत में तेल और गैस की कोई किल्लत नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में ईंधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके साथ ही पीएनजी और कमर्शियल गैस की सप्लाई भी लगातार जारी है। सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडर भी लोगों को आसानी से मिलते रहें। हमारे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पर्याप्त स्टॉक है और कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। इसी तरह हमारे पेट्रोल पंप पर भी पर्याप्त डीजल और पेट्रोल उपलब्ध है और वहाँ पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं हुआ है। हमारी डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई नॉर्मल है और ऑनलाइन बुकिंग लगभग 98% तक हो गई है। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% तक रेस्टोर की गई है और इसमें हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, होटल, ढाबा, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, पैकिंग, फार्मा, माइग्रेंट लेबर सभी को प्रायोरिटी दी गई है। 5 किलो के सिलेंडर की सप्लाई को डबल किया गया। इसके साथ ही यह सुगमता से प्राप्त हो, इसके लिए भी कई स्टेप लिए गए। बंदरगाह एवं जहाजरानी मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि मौजूदा स्थिति को लेकर लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। बैठकों में सामने आई समस्याओं और चुनौतियों की पहचान की गई है और उन्हें शीघ्र दूर करने के आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहें। Our ministry, along with Department of Commerce, CBIC and DGFT held a meeting yesterday to review the current status of the issues being faced by the stakeholders such as FIEO, CSLA, EEPEC, SEPC, APEDA and others. These are all associations and organizations of the exporters. During the meeting, exporters and their associations were requested to share their issues along with the port name where they are facing the issues. They were informed that directions have already been issued to shipping lines to extend the benefits, reliefs provided by the ports to the exporter upfront instead of processing on reimbursement basis. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के यूएई और कतर दौरे की जानकारी दी। साथ ही बताया कि भारत लगातार प्रभावित देशों के साथ खड़ा है और हर संभव सहयोग प्रदान कर रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में भारत के इस समर्थन के लिए सभी देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। Our Minister of Petroleum is visiting, as you know, Qatar on 9th and 10th April. Presently, he is in Qatar. Qatar is an important supplier of energy to India. He has had engagements with his Qatari counterpart. A press release has also been issued on the visit, so you can look up for details there. Our Minister conveyed greetings and message of solidarity and support on behalf of Prime Minister to His Highness the Amir of Qatar and to the Prime Minister and Foreign Minister of Qatar. ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए कई विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। सभी थर्मल पावर प्लांट से बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी है। मंत्रालय के अनुसार थर्मल पावर प्लांट के कोयले का पर्याप्त भंडार भी उपलब्ध है। इसके साथ ही देश भर में बिजली आपूर्ति की लगातार निगरानी भी की जा रही है ताकि किसी भी स्थिति में आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित ना हो और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलती रहे। We all know that 70%, more than 75% of the electricity is coming through thermal power plants. Through our coordinated efforts with Ministry of Coal and Ministry of Railways, we are able to ensure that all our thermal power plants are fully running with adequate coal stocks. And during this period and even before that also, we have successfully met the peak demand as well as energy requirement of the country. And throughout this year, our energy requirement has been consistently met. Although the growth in the energy requirement was only 0.8%, but in all the months of this period, we have successfully met the energy demand continuously. In our country, there are around 17,000 megawatt of imported coal-based plants. And it is and to ensure that all these coal-based plants are running to their full capacity,
Besides this, because of our strong coordination with Ministry of Coal and Indian Railways, we are able to maintain a very good stock in all our thermal power plants. इसके अलावा विदेश मंत्रालय के अपर सचिव खाड़ी क्षेत्र असीम महाजन ने कहा कि सऊदी अरब और ओमान के विभिन्न हवाई अड्डों से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानें संचालित हो रही हैं। Since February 28th, around 843 passengers have travelled from the region to India. Airlines continue to operate limited non-scheduled commercial flights based on operational and safety considerations between India and UAE. Today, around 95 flights are expected to operate from UAE to India. Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to different destinations in India. With the Qatar airspace partially opened, Qatar Airways is expected to operate around 8 to 10 flights to India today. Kuwait airspace remains closed. Jazeera Airways of Kuwait and Kuwait Airways continue to operate non-scheduled commercial flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India. और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। देश में 1 अप्रैल से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो चुका है। पहले चरण के दौरान अब तक 5.72 लाख से अधिक परिवारों ने स्वगणना सुविधा का लाभ उठाया है। इस बार की जनगणना की सबसे बड़ी खासियत सेल्फ एन्यूमरेशन, जिसका मतलब है कि लोग घर बैठे वेब पोर्टल के जरिए 16 भाषाओं में अपनी जानकारी खुद भर सकेंगे। आपको अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने के लिए 15 दिनों का समय मिलेगा, जो घर घर सर्वे शुरू होने से ठीक पहले होगा। डीडी न्यूज़ के संवाददाता कुमार आलोक ने भारत में जनगणना का सर्वोच्च मुख्यालय और रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय में हो रही इस प्रक्रिया का जायजा लिया। अभी हम भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि युद्ध स्तर पर सेंसस को लेकर जो विश्व की सबसे बड़ी जनगणना है उसको मूर्त रूप दिया जा रहा है। अभी हमको लगभग 6 लाख लोग कर दिया। जो अभी जो 8 राज्य पहले था, जो 1 अप्रैल से जो शुरू हुआ था, और आज 10 तारीख जो है, आज हमारे उत्तराखंड में भी शुरू हो गया। तो अभी का जो हमारे पास डेटा आया वो लगभग 6 लाख लोग स्वगणना ऑलरेडी कर लिया। आम आदमी जब अपना कंप्यूटर खोलेगा तो कैसे ऑपरेट करेगा? तो जैसे आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, पहले आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, कैप्चा डालना है। साइड में आप देखेंगे मतलब पीरियड भी दिया हुआ है, ट्यूटोरियल वीडियो दिया है, यूज़र गाइड दिया है, फ्लो चार्ट है, FAQs है। तो आम आदमी पहले वो देख ले सारा, तो उसको 10 से 15 मिनट में ये काम उसका कंप्लीट हो जाएगा। सो बिल्कुल ही आसान है यहाँ पे लॉगिन करना। यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और लैंग्वेज भी एक बार आप जो सिलेक्ट करेंगे वही लैंग्वेज आगे के लिए रहेगी। तो टोटल 16 लैंग्वेज में ये पोर्टल अवेलेबल होगा। तो ये आपने सुना, जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर युद्ध स्तर पे यहाँ लोग लगे हुए हैं और जनगणना का काम तेजी के साथ हो रहा है। 1 तारीख से लेकर अभी तक 6 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। और आपको एक बार फिर हम कहें कि जिस तरीके से लोकतंत्र में मतदान एक बहुत बड़ा पर्व है, उसी तरीके से जनगणना भी, जो विश्व की सबसे बड़ी जनगणना है, ये भी एक बहुत बड़ा पर्व है। और इसमें भाग लीजिए। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, sc.census.gov.in, इस पर आप जाएँ और अपना जो आत्मगणना है, यानी अपने को काउंट कराना है, उसमें भाग लें। कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, दिल्ली। गृह मंत्रालय के उप महानिदेशक विश्वजीत कुमार दास ने डीडी न्यूज़ को बताया कि यह जनगणना की डिजिटल पहल की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है जहां 16 अप्रैल से भौतिक मकान सूचीकरण और मकान की गणना शुरू होगी। तो इस बार हम एक स्वगणना का भी प्रोविजन रखा है। तो स्वगणना जो हम फेज 1 का काम अभी शुरू हुआ है 1 अप्रैल से, इसमें 9 स्टेट्स यूटी में स्वगणना का काम चल रहा है। तो स्वगणना के लिए हमारा एक पोर्टल है sc.census.gov.in। इसमें आपको
आना पड़ेगा। आने के बाद हम देखेंगे, उसमें बहुत सारे प्रावधान है, एसी पीरियड दिया है, कौन सा स्टेट्स में किस टाइम में सेल्फ इन्फॉर्मेशन किया जाएगा, देन आपका क्या क्या क्वेश्चन हुई तो ऑप्शन इसमें रखा हुआ है। आपके लिए यूजर गाइड रखा हुआ है, कैसे आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसका फ्लो चार्ट आसानी से क्या क्या स्टेप होगा वो भी डिस्क्राइब किया हुआ है। मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र में भारत 3 परिप्रेक्ष्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान 3 रूसी कलाकारों कोस्टेटिन पोलियाकोव, शांति कुशवाहा और लारिसा प्रसोलोवा ने भारत से प्रेरित कलाकृतियां प्रस्तुत की। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में रूसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संघ के अधिकारियों ने भी अपने विचार रखे। प्रदर्शनी के दौरान कलाकारों ने दर्शकों को कृतियों का भ्रमण कराया। भारत के राजदूत विनय कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। ये एग्जीबिशन हमारे जवाहरलाल नेहरू कल्चरल सेंटर ने ऑर्गेनाइज किया है इस गैलरी के सहयोग से, और हमारे एनुअल कल्चरल इवेंट्स का पार्ट है जो दोनों देशों के बीच जो कल्चरल रिलेशंस हैं वो उनको और दृढ़ करेगा, और हमारे जो रशियन ऑडियंस हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी देगा कि इन पेंटिंग्स के जरिए भारत से अपने आप का संबंध बनाए, भारत को देखें, और इसके और भी जो इफेक्ट्स हैं ये हमारे लिए टूरिज्म बढ़ाने का काम करेगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई और बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े एक बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। देश भर से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 9 संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर जासूसी का नेटवर्क तैयार किया था। इन कैमरों से मिलने वाले लाइव फीड सीधे पाकिस्तान में बैठे ऑपरेटिव्स तक पहुंच रहा था। जांच में ये भी सामने आया है कि ये लोग सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं कर रहे थे, बल्कि बड़े आतंकी हमले की साजिश भी रच रहे थे। कई राज्यों में एक साथ छापेमारी कर इस नेटवर्क का खुलासा किया गया, जिसमें सेना और डिफेंस ठिकानों पर नज़र रखने की जिम्मेदारी भी शामिल थी। ये कैमरे आम निगरानी के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाने के लिए लगाए गए थे। इन कैमरों से मिलने वाला लाइव फीड सीधे पाकिस्तान में बैठे आईएसआई ऑपरेटिव्स तक पहुंच रहा था। इसी के साथ ये सांकेतिक भाषा के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना, हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।